प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का किया दौरा, महिलाओं से की बातचीत, परिश्रम को सराहा, चुनावी रैली को भी किया संबोधित। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने की पुलिस महानिदेशक से मुलाकात, विष्णुगढ़ और मुरहू घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग, विधि व्यवस्था पर चिंता। झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत मिले 2,254 करोड़ रुपए, राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री ने जताया भरोसा, गांव में विकास को मिलेगी रफ्तार। और रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग शुरू, 29 राज्य इकाइयों की 700 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे दम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे के क्रम में डिब्रूगढ़ के एक चाय बागान का आज दौरा किया। उन्होंने बागान में काम कर रही महिलाओं से बातचीत की और इसे यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के परिश्रम को भी सराहा। अच्छा, बच्चे खेल कूद में कुछ करते हैं क्या? कौन सा खेल ज्यादा खेलते हैं? फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलता है। आप तो एक्सपर्ट फोटोग्राफर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, हमको बहुत अच्छा लगा। जय जगत जननी जय माता, हम बालक कुछ नहीं आता, हमें भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। वाह, जय जगनी हमको माफ कर देना। जननी जय माता, हम बालक कुछ नहीं आता। ये हमेशा करते हैं आप लोग, हैं? भूल हो जाए तो माफ करना। अच्छा, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू जगत जननी। प्रधानमंत्री ने असम में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने असम और देश में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की तथा भरोसा जताया कि राज्य की जनता तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के धेमाजी जिले के गोगामुख में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली में स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम ने केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, असम में हुए विकास कार्यों का खाका रखा। उन्होंने बताया कि कैसे डबल इंजन सरकार ने बीते 10 साल में असम का विकास किया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कांग्रेस की एक बार पराजय तय है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है।
असम में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव प्रचार के लिए अब काफी कम समय बचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पिछले कई दिनों से असम प्रवास पर हैं। वे लगातार चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जनसंपर्क और बैठकों में भी वे शामिल हो रहे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रांची में पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी के मुरहू और हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेता शामिल थे। ये वस्तु स्थिति को रखेंगे और झारखंड में जिस तरह से विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उस पर भी जो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन अभी तक पहुंच नहीं पाया है दोषियों तक, उस पर चर्चा हुई। जो लगातार कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े मर्डर, दिन दहाड़े रैंडम आपका रैंसम मनी का डिमांड, रंगदारी की बात, हर विषय पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई। बहुत सकारात्मक पहल से बात हुई और डीजीपी ने बहुत आश्वस्त किया कि जितने हम लोगों ने बुंदुवार और पूरे झारखंड प्रदेश का इंफॉर्मेशन उनको शेयर किया है, उस पर वो गंभीरता से लेंगी और जो दोषीवार होगा उसको कार्रवाई। देश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। नागरिकों को पहली बार स्वयं गणना का भी विकल्प दिया जाएगा। जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30 दिन की अवधि में जनगणना कार्य अपनी सुविधा अनुसार कर सकेंगे। पहले चरण में भवन सूचीकरण और आवास की गणना होगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होगा, जिसमें जातियों की भी गणना होगी। देश में आज से पुराने आयकर कानून की जगह नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो गया है। नई कर प्रणाली से सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। नए वित्तीय वर्ष के साथ ही डिजिटल लेन देन और बैंकिंग से जुड़े नियमों में भी आज से बदलाव प्रभावी हो रहे हैं। डिजिटल भुगतान के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार के अलावा जन्म प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज भी देने होंगे। बैंकिंग के लिए आरबीआई ने सुरक्षा मानकों को और सख्त किया है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए करीब 2,254 करोड़ रुपए मिले हैं। यह राशि राज्य गठन के बाद से अब तक मिलने वाली सबसे अधिक राशि है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भरोसा जताया है कि पंचायतों को मिली इस बड़ी राशि से गांव में विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा कि सशक्त ग्रामीण झारखंड के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी सरकार ध्यान दे रही है। इधर रांची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपने योगदान से विकास को गति दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। समूह की महिलाओं ने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो लुलु मॉल जैसे इंटरनेशनल मॉल्स में भी उपलब्ध हो रहा है। तो एक स्टोरी है, यहाँ पर बात हुई, हमें भी पौधा दिया गया। एक व्यक्ति एक पेड़ की बात करते हैं। हमारे रूरल आबादी करीब 3.25 करोड़ की होगी और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि हमारी बहनों ने न सिर्फ अपने हिस्से का पेड़ लगाया बल्कि पूरे परिवार के हिस्से का पेड़ उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लगाया है। फ्रूट बेयरिंग है, टिम्बर बेयरिंग है और 3.25 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा करके इन बहनों ने न सिर्फ अपने आजीविका को सुधारने का काम किया, इनके जो प्रोड्यूस हैं आम का को एक्सपोर्ट तक किया गया, बल्कि झारखंड के जो पर्यावरण में उनका ये जो हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशन हो गया, मुझे लगता नहीं कि किसी और राज्य में
ये संभव हुआ। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सामान्य है। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की है। डीजल और एलपीजी पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ईंधन की सप्लाई निरंतर और स्थिर है। पंपों पर अनावश्यक भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया शांत रहें और केवल सही जानकारी पर ही विश्वास करें। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंचल कुमार ने कर्तव्य भवन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस अधिकारी चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के तौर पर कर्तव्य भवन में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जामताड़ा के किसानों की तस्वीर अब बदल रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है। अब किसान न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि साल भर भरपूर खेती भी कर पा रहे हैं। जामताड़ा जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर मथुरा गांव के किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट का लाभ उठा रहे हैं। लगभग 1 दर्जन किसानों ने 90% अनुदान पर सोलर पंप लगाए हैं, जिससे वे मौसमी सब्जियों के साथ साथ अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले कुएं और तालाब से सिंचाई में अधिक समय लगता था और सीमित जमीन पर ही खेती संभव थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से सिंचाई के कारण कम समय में अधिक क्षेत्र में खेती हो रही है। जो पीएम कुसुम योजना है, इसमें बहुत ही हम लोग का सुविधा मिल रहा है और बहुत ही आसान है। पहले तालाब था, कुआं था, तो उसमें बहुत ही कष्ट करके पानी लाना पड़ता था। अभी थोड़ा बहुत ही सुविधा हो गया है। कुआं तालाब में पानी सूख जाता था तो किसान को बहुत परेशानी होता था। अभी मान लीजिए कि सिंचाई करने के लिए हम ये स्विच देंगे तो जल अपने आप ऊपर आएगा और हम एक साथ 10 किसानों का भी मदद कर सकते हैं। एक साथ मतलब 2.5 बीघा से 5 बीघा तक एक दिन में हम सिंचाई कर सकते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने कहा कि गांव में खेती का दायरा बढ़ा है, साथ ही आम, सागवान और अन्य पेड़ों की बागवानी भी की जा रही है। सोलर तकनीक ने खेती को आसान, सस्ता और प्रभावी बना दिया है। में हजारों किसान हैं जो पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाए हैं और ये एक सोलर सहित इसमें पंप मिलता है, जिसमें किसान को बिजली का और किसी का झंझट नहीं रहता है। आराम से कोई भी उसमें स्विच देके चालू करते हैं और पानी पटाते हैं और उसका फसल में खेती में उसका लाभ उठाते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली ने जामताड़ा के किसानों को नई दिशा दी है। इससे न केवल पानी की समस्या का स्थायी समाधान हुआ है, बल्कि किसानों की पैदावार और आय में भी वृद्धि हुई है। जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने आज से यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आज यानी 1 अप्रैल से भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही अब चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे रिफंड स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर टिकट की कीमत से 50% की कटौती होगी। इससे पहले यह सीमा 12 से 4 घंटे थी। वहीं ट्रेन छूटने से 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% कटौती होगी, जबकि 72 घंटे से अधिक पहले कैंसिलेशन पर पूरी कीमत लौटाई जाएगी। इस दौरान रेलवे यात्रियों से केवल फ्लैट चार्ज ही लिया जाएगा।
रेलवे का मानना है कि इस नियम से अंतिम समय की अफरा तफरी कम होगी और खाली सीटें अन्य जरूरतमंद यात्रियों को समय पर मिल सकेंगी। रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग शुरू हो गई है। आज पहले दिन हुए मैचों में खिलाड़ियों ने मोराबादी के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में हॉकी स्टिक का जादू दिखाया। चैंपियनशिप में 29 राज्य इकाइयों की 700 से अधिक खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। फाइनल मैच 12 अप्रैल को खेला जाएगा। कचरा प्रबंधन के लिए आज से देश में नए नियम लागू हुए हैं। नई व्यवस्था के तहत कचरा प्रबंधन की अब डिजिटल तरीके से निगरानी होगी। घर पर ही अब विभिन्न तरीकों से कचरों को अलग अलग करना होगा। प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं, जो कि आज से लागू हो गए हैं। नए नियम पुराने 2016 के नियमों की जगह लेंगे। संसद में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण के कारण कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अगर इसे सही तरीके से प्रबंधित जो है नहीं किया गया तो ये पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही खतरा बन सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए गए हैं, जिनका फोकस कचरे को कम करना है, उसे अलग करना है और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करना है। नए नियमों के तहत हर नागरिक के लिए ये चीज अब अनिवार्य होगी, जी हाँ, कि वो अपने घर या फिर कार्यालय पर ही कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटे, जैसे कि गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाला कचरा। गीले कचरे में रसोई गैस से निकलने वाला कचरा शामिल है, जैसे कि सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और फल, और जिन्हें की आसानी से खाद में भी बदला जा सकता है। सूखा कचरा क्या है आपको बताते हैं। प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग अलग करके रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। सैनिटरी कचरे में डायपर, सैनिटरी पैड और मेडिकल उपयोग की चीजें आती हैं, जिन्हें अलग पैक कर देना जरूरी होगा। वहीं ई वेस्ट यानी कि बैटरी, केमिकल और बल्ब जैसे खतरनाक कचरे को विशेष देखभाल वाले कचरे में रखा गया है, जिसे सामान्य कचरे में मिलाना पूरी तरह से मना होगा। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटलाइज भी किया जा रहा है। तो आज से कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू हो रहे हैं और नागरिकों को स्वयं कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगेगा। पटना विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग की 25 सदस्यीय टीम करोड़ों वर्ष पूर्व हुए भूगर्भीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए साहिबगंज पहुंची। यह टीम जिले के विभिन्न भूवैज्ञानिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कर रही है। महल की पहाड़ियां, गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के विखंडन और इंडियन प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने की कहानी को दर्शाती हैं। साथ ही यह क्षेत्र केरगुयनल हॉटस्पॉट की गतिविधियों से भी जुड़ा माना जाता है। यहाँ छात्र ज्वालामुखीय घटनाओं, बेसाल्टिक लावा के प्रवाह, वेसिकुलर और स्तंभाकार बेसाल्ट संरचनाओं के साथ साथ चट्टानों की परतों के क्रम यानी स्ट्रेटिग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। पढ़ने और इसके बारे में शोध करने आए हैं कि किस तरीके से राजमहल ट्रैप्स बना, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बना, उसकी लिथोलॉजी क्या थी, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, और उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरीके के प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं जो कि पहले के लिटरेचर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। उसको हम लोग यहाँ पे फील्ड पे उसको रूबरू देखना चाहते हैं और उसको स्टडी करना चाहते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे कि एक केवल टूरिज्म मतलब खेल कूद नहीं है, वहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत वहाँ पे एक रिसर्च सेंटर खुले, यहाँ के छात्रों को वहाँ पे रिसर्च किया जा सके। छात्र फॉसिल पार्क सकरी गली का भी भ्रमण कर रहे हैं, जहां मेसोजोइक युग के दुर्लभ जीवाश्म संरक्षित हैं। यहां पेड़ पौधों और मछलियों के जीवाश्म पर्यावरण और वनस्पति विकास की कहानी बताते हैं। इन संरचनाओं के जरिए छात्र
बायोस्ट्रेटिग्राफी और प्राचीन पर्यावरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी क्लासरूम में करते आए हैं वो सारा थ्योरी है, और उस चीज़ को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में देखना, जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना कि किस तरह से वो दिखता है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलती है उसे हम क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से उसे नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते बच्चों से। पिक्चर्स दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, बट जब हम फील्ड में आते हैं वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो होता है। जो भी हमने यूजी और पीजी में पढ़ा, जैसे कि फील्ड मैपिंग, लिथोलॉजिकल सैम्पलिंग, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के डिफरेंट डेफिनेशंस, वो सब हमें इस फील्ड में देखने को मिलेंगे, जो कि हमें फ्यूचर में हमारे जियोलॉजिकल कैरियर्स में हेल्प करेंगे। इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से छात्रों को जियोलॉजी की बुनियादी तकनीकों जैसे मैपिंग और खनिज संसाधनों की जानकारी भी दी जा रही है। छात्र छात्राएं इस अध्ययन को लेकर काफी उत्साहित हैं। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अपने बुक्स में, तो वो सब आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स के लिए आए हैं, और हम लोग मेनली फॉसिल्स पार्क देखने आए हैं। यहाँ पे हम लोग राजमहल ट्रैप्स, उसमें इंटरट्रैपिंग बेड्स और मोती झरना, ये सब देखेंगे। आज तक हम लोग जो भी देखे हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिकल किए क्लास में, आज हम लोग सामने से देखेंगे तो हम लोग को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा। मॉनरो फॉसिल पार्क है, ये सब का हम लोग के पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमारा बैच आज यहाँ उपस्थित हुआ है। साहिबगंज का यह जियो हेरिटेज न केवल शैक्षणिक अध्ययन को समृद्ध कर रहा है, बल्कि भविष्य में पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर सकता है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के कई क्षेत्रों में कल और 3 अप्रैल को छोड़कर 7 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 2 से लेकर 4 अप्रैल तक पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, संथाल के विभिन्न जिलों और गिरिडीह में हॉट एंड ह्यूमिड डे की स्थिति रह सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद इसमें फिर गिरावट होगी। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। देश में प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पलामू समेत अन्य टाइगर परियोजनाओं की सक्रियता से देश में फिलहाल 3,925 बाघ मौजूद हैं। गौरतलब है कि आज ही के दिन वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। निकला बाघ, ये वही भारत है जहां बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई। शुरुआती चरण में देश के 9 टाइगर रिजर्व शामिल किए गए। कॉर्बेट, पलामू, सिमलीपाल, सुंदरबन, मानस, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट और बांदीपुर। इस प्रोजेक्ट का मकसद साफ था, बाघों और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना। पिछले कुछ सालों में बाघ संरक्षण को लेकर भारत ने बड़ी प्रगति हासिल की है। इसी का नतीजा है कि आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत बाघ संरक्षण में दुनिया का नेता बन चुका है। दुनिया के करीब 75% जंगली बाघ भारत में हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की औसत संख्या 3682 है, न्यूनतम संख्या 3167 और अधिकतम अनुमान 3925 तक है। हर साल बाघों की संख्या करीब 6.1% की दर से बढ़ रही है। 2014 में संख्या 2226 थी, 2018 में बढ़कर 2967 हुई और 2022-23 तक 3682 पहुंच गई। यानी बाघों की संख्या में लगभग 65% की वृद्धि हुई। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत काल में विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन और 2022 की टाइगर रिपोर्ट और प्रबंधन प्रभावशीलता रिपोर्ट जारी की। साथ ही एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। पिछले 1 दशक में
सरकार ने बाघ संरक्षण पर खास फोकस किया है। टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ाई गई। आज देश भर में 58 टाइगर रिजर्व हैं। कई जगहों पर बाघों को फिर से बसाया गया है। एंटी पोचिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत किया गया। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को और मजबूत किया गया है। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि सही दिशा में प्रयास किए गए हैं। हालांकि आगे की राह में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, ताकि विकास भी चलता रहे और जंगल भी सुरक्षित रहे। अगर यही संतुलन बना रहा तो भारत आने वाले समय में भी बाघ संरक्षण में दुनिया के लिए मिसाल बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नासा ने 53 साल बाद इंसानों को चांद पर भेजने के लिए अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस मिशन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यह मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये मिशन आज कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। नासा के अधिकारियों के अनुसार लॉन्च पैड पर मौजूद विशाल मून रॉकेट पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। आज शाम को होने वाले इस लॉन्च के लिए मौसम विभाग ने भी अब हरी झंडी दे दी है। आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री लगभग 10 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के चारों ओर जाएंगे। आर्टेमिस 2 मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि अपोलो कार्यक्रम 1972 के बाद पहली बार इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा से परे यात्रा करेंगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का किया दौरा। महिलाओं से की बातचीत, परिश्रम को सराहा। चुनावी रैली को भी किया संबोधित। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने की पुलिस महानिदेशक से मुलाकात। विष्णुगढ़ और मुरहू घटना के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग। विधि व्यवस्था पर चिंता। झारखंड को 15वें वित्त आयोग के तहत मिले 2254 करोड़ रुपए। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री ने जताया भरोसा। गांव में विकास को मिलेगी रफ्तार। और रांची में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग शुरू। 29 राज्य इकाइयों की 700 से अधिक खिलाड़ी दिखा रहे दम।